हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी संतान होने पर कुल कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाएगी? और हमारे विकल्प हैं 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए या 7,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को चालू की गई थी और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पिछले वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया था तो इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में मध्य प्रदेश राज्य अव्वल था। ठीक है, और अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में अव्वल जिला बना था। अब देखिए, इस योजना में प्रावधान क्या था पहले कि इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपए उनके बैंक खाते में दिया जाता था ताकि वो अपना और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। अब इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दूसरी संतान पुत्री होने पर सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की सहायता राशि और दी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपए 3 किस्तों में और 1,000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के तहत दिया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विकास किया गया है? और हमारे विकल्प है बचाव, सतर्क, कवच या सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कवच। तो दोस्तों, कवच अपने आप में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसकी हाल ही में टेस्टिंग की गई है। ठीक है, और वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2,000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना है। और आपको वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री जी का नाम भी अवश्य ध्यान में रखना है और यह नाम है अश्वनी उपाध्याय। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय छात्र की खार्किव में गोलीबारी से मृत्यु हो गई? दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि रूस और यूक्रेन के मध्य अभी विवाद चल रहे हैं। तो यूक्रेन में एक स्थान है जिसका नाम है खार्किव, जहां पर हुए गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की दुखद मृत्यु हो गई थी। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है कुलदीप संथारे, एस ज्ञानदीप, नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर या अतुल निवासन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर। ठीक है, यूक्रेन के खार्किव में नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर की गोलीबारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाने वाला वायु शक्ति अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? और हमारे विकल्प है मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 वर्ष के अंतराल में पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है और अभी हाल ही में 2022 में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पिछली बार यह अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह से संबंधित नहीं है? और हमारे विकल्प हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूस। दोस्तों, क्वाड समूह के बारे में अखबारों में लगातार खबरें आते रहती है और बहुत सारे हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा है या क्वाड समूह से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्वाड समूह से संबंधित देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इस प्रश्न में हमने जवाब लिया है रूस, क्योंकि हमने पूछा था कौन सा देश क्वाड समूह से संबंधित नहीं है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प है 5वां, 9वां, 11वां या 13वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9वां स्थान। दोस्तों, यह रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था और इस रैंकिंग में भारत को 9वां स्थान दिया गया है। अगर हम इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश की बात करें तो पहले स्थान पर था कांगो, दूसरे स्थान पर इथियोपिया और इसी क्रम में जर्मनी तीसरे स्थान पर काबिज रहा। ठीक है, और इस रैंकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत की रैंकिंग है 9th।
क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? और हमारे विकल्प हैं 5%, 10%, 15% या 20%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20%। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि अब केंद्र सरकार LIC का IPO जारी करेगा, जिसके कारण देश भर में बहुत सारे रोजगारों का सृजन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बदलाव के तहत LIC के IPO में 20% तक का ऑटोमेटिक रूप से विदेशी निवेश यानी FDI की मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी रूस और यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण पूरा विश्व अभी आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इन दोनों देशों के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है व्लादिमीर पुतिन, वोलोदोमिर जेलेंस्की, जो बाइडेन या इब्राहिम रईसी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो दोस्तों यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में आपको वोलोदोमिर जेलेंस्की का नाम ध्यान में रखना है। और आप सभी बिल्कुल पहले से जानते ही होंगे कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में मार्च में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो को स्थगित किया गया, यह आयोजन किस स्थान पर प्रस्तावित था? और हमारे विकल्प हैं गांधीनगर, बड़ौदा, अहमदाबाद या सूरत। दोस्तों देखिए चारों विकल्प में मैंने जो स्थानों के नाम दिए हैं ये किस राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहला चीज तो आपको यही ध्यान में रखना है कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में होना था, ठीक है। अब आपको बताना है गुजरात के किस स्थान पर यह आयोजन प्रस्तावित था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच आयोजित होना था, लेकिन लॉजिस्टिक इशू के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने एयर इंडिया के CEO पद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? और हमारे विकल्प हैं संजीव कपूर, इल्कर एसी, राकेश गुप्ता या एस वेणुगोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इल्कर एसी। दोस्तों इल्कर एसी तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्हें टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया के CEO का पद ऑफर किया गया था, लेकिन इल्कर एसी ने व्यक्तिगत कारणों से इस पद को अस्वीकार कर दिया है। तो यह तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनका नाम हाल ही में काफी चर्चे में था, लेकिन इन्होंने इस पद को अस्वीकार कर दिया है। यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, सौरभ चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं क्रिकेट, भारोत्तोलन, निशानेबाजी या भाला फेंक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। यानी सौरभ चौधरी के नाम के साथ आपको संबंधित खेल क्या ध्यान में रखना है, निशानेबाजी, ठीक है। यह नाम आपको क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि सौरभ चौधरी ने वर्ष के पहले ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? और हमारे विकल्प हैं मिजोरम, मणिपुर, असम या नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। तो दोस्तों अफ्स्पा कानून के तहत संपूर्ण असम को 28 फरवरी से आगामी 6 महीने के लिए फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और अफ्स्पा कानून के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते ही होंगे, इसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आप सभी भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अब हम अगर इस अधिनियम की बात करें तो यह अधिनियम 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। अब करंट अफेयर को पढ़ने का वास्तविक तरीका क्या होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको अफ्स्पा से संबंधित विशेष चीजें या जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी वो अगर आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना भारतीय संविधान का नोट्स या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं उसके अंतर्गत इस टॉपिक के सारी विशेष चीजों को अध्ययन करना है। दूसरा चीज, यहाँ पे एक शब्द आया है अध्यादेश, ठीक है। तो अध्यादेश किनके द्वारा जारी किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, यह अध्ययन का सही तरीका होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है करंट अफेयर्स की खबरों के साथ आपको हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टैटिक पार्ट को हमेशा कनेक्ट करता है। तो ये आपके पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। और
इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दो में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न होगा, 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, दुबई, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। यानी आपको ध्यान में रखना है कि न्यूजीलैंड में हाल ही में महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कौन से खेल का विश्व कप है ये? आईसीसी मैंने लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है महिलाओं का। और 2022 में यह जो आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है वह इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण है। ठीक है, यही तथ्य मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इस प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन है? न्यूजीलैंड। और इसका आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य किया जाएगा। ठीक है, हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? और हमारे विकल्प हैं भारत, मेडागास्कर, क्योटो या चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। दोस्तों चक्रवात होता क्या है ये सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। अब आपको ये परिभाषा और ये सारे तथ्य बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगर आपके पास में ये तथ्य नहीं होगा तो इसे आप अपने भारतीय भूगोल की कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? और हमारे विकल्प हैं बिलासपुर हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या कोलकाता हाई कोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा हाई कोर्ट। और दोस्तों विकल्प में यहां पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा है गुजरात उच्च न्यायालय का। इससे संबंधित आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि न्याय घड़ी लगाने वाला, ठीक है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला या लगाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है आपका गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, तो यह तथ्य अभी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगली ओरुवन का विमोचन हुआ है? और हमारे विकल्प हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है M.K. स्टैलिन, इनकी आत्मकथा हाल ही में लॉन्च की गई है और इसे उंगली ओरुवन का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? और हमारे विकल्प हैं गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों, प्रशासन और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। और मैंने आपको बताया कि ये पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वदेश दर्शन योजना जो कि 2014-15 में शुरू की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि यह केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना को भारत में थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या बेल्जियम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सतत विकास सूचकांक 2021 में फिनलैंड विश्व का अव्वल देश बना है। और इस सूचकांक में अगर हम भारत की स्थान की बात करें तो भारत का स्थान था 120वां। और अगर हम पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत की स्थिति की तुलना करें तो पिछले वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें भारत 117वें स्थान में था और इस वर्ष जारी रिपोर्ट में 3 स्थान के उछाल के साथ भारत 120वें स्थान पर काबिज है। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि इसमें अव्वल देश कौन सा है? फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद इसमें दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क काबिज। ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।